ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ गया है भाई साहब। ये बड़ी टैलेंटेड कंपनी है। अपने ऑपरेशन के पहले ईयर में 100 करोड़ की सेल और 200 करोड़ का लॉस किया था, और लॉस करने की जो परंपरा है अभी तक ऐसे ही चली आ रही है। वैसे तो सब समझदार है, अगर कुछ को कंफ्यूजन हो, ये वो ओला कैब कंपनी नहीं है जो गाड़ी बुलाते हैं। ये ओला इलेक्ट्रिक है जो ई स्कूटर बनाती है। ओला कैब में और ओला इलेक्ट्रिक में एक ही चीज कॉमन है कि यहाँ पे प्रॉफिट बातों में है और लॉस खातों में है और इन्वेस्टर ख्वाबों में है। 100 बातों की एक बात है, जिस कंपनी की सेल 5200 करोड़ है उसमें लॉस 1600 करोड़ है, वो 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आपसे 6150 करोड़ रुपए मांग रही है। अब देने हैं कि नहीं देने, यही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या सोच के पैसा लगाते हैं ये तो पता नहीं, बट छोटे इन्वेस्टर से जब पैसा आईपीओ में मांगा जा रहा है तो भैया डिटेल में वीडियो बनाना तो बनता है नहीं बनता है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें लिस्टिंग इन होगा या नहीं होगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए, लेना भी है कि नहीं लेना, क्या है काम इन्वेस्टर को अपनी गाड़ी कमाई इस गाड़ी बनाने वाली कंपनी में लगानी है कि नहीं, सब बताएगा आपका राहुल। रिव्यू थोड़ा सा ब्रूटल होगा क्योंकि हम सिर्फ आईपीओ का रिव्यू नहीं करेंगे, हम कंपनी के खातों का, फाउंडर की बातों का, कंपनी के इतिहास का और कंपनी के भविष्य का सबका खुल्लम खुल्ला रिव्यू करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, एक एक लाइन एक एक इफेक्ट फायर है। और अगर आपको लगे कि भाई साहब डिटेल में रिसर्च की है और एक एक लाइन पे वाह निकले तो वाह की जगह लाइक दबा देना साहब, और अपना कमेंट करके मुझे बताना रिव्यू ईमानदारी से किया है कि नहीं किया है। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चर्चा करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री की, क्योंकि भाई साहब जो व्यक्ति इस बिजनेस को चलाएगा उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानो कि कंपनी बनी क्यों और कैसे। कंपनी के फाउंडर है भविष अग्रवाल जी, ये आईआईटी बॉम्बे से हैं और इन्होंने 2010 में ओला कैब बनाई थी, और उस समय एक रेवोल्यूशनरी चीज थी। जो भी व्यक्ति ऑटो से और बाकी चीजों से परेशान था उन्होंने भाई साहब बहुत धन्यवाद दिया, और उन्होंने लोगों की ट्रेवलिंग का, टैक्सी के बिजनेस को बदल के रख दिया, और उबर और ये मिलके एक ड्यूओपोली बन गए। दोनों का बाजार पे फुल कब्जा हो गया। बस एक छोटी सी कमी रह गई कि ये कंपनी 14 साल में प्रॉफिट में नहीं आ पाई। ओला कैब में टोटल 25 राउंड में 3.84 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से लिए गए, लेकिन 14 साल में ओला कैब ने प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी। उबर के जो सीईओ हैं उन्होंने बयान में कहा कि देखो जी, ये जो राइड हेलिंग का बिजनेस है ना, इसमें तो प्रॉफिट आना नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात भविष भाई को समझ में आ गई कि कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने 2017 में खरीदे फूड पांडा 200 मिलियन यानी 1500 करोड़ में कि भैया फूड डिलीवरी का बिजनेस सही है, इसमें चलते हैं, और वो चला नहीं, 2020 में बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा यार ओला कार्स बनाते हैं, सेकंड हैंड कार खरीदे बेचेंगे, वो भी नहीं चला, बंद हो गया। फिर उन्होंने चालू किया ओला डैश, जैसे ब्लिंकिट जैसे क्विक डिलीवरी करेंगे, वो भी नहीं चला, बंद हो गया। अब जो मेन ओला कैब है वो तो प्रॉफिट में आ नहीं रही, और जितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब काम नहीं कर रहे। उन्हीं एक्सपेरिमेंटों की कड़ी में एक एक्सपेरिमेंट था ओला इलेक्ट्रिक, और किस्मत से वो सही हो गया। ओला कैब है, उसकी फाउंडिंग कंपनी है ANI टेक्नोलॉजी। तो ये ANI टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडरी बनी थी ओला इलेक्ट्रिक। फिर जब इसमें काम किया और थोड़ा सक्सेसफुल हुए तो भविष अग्रवाल ने इसमें 92.5% हिस्सा ले लिया और 7.5% ANI के पास छोड़ दिया। पहली फंडिंग उठाई 300 करोड़ की, उसमें मैट्रिक्स ने पैसा लगाया, टाइगर ग्लोबल ने लगाया, थोड़ा पैसा रतन टाटा ने भी लगाया। फिर सॉफ्ट बैंक से 2000 करोड़ रुपए लिए कि भैया ओला इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा, और अब तक 14 राउंड में 8000 करोड़ रुपए ओला इलेक्ट्रिक में ले चुके हैं। तो ये जिस कंपनी का आप आईपीओ आ रहा है, जिस कंपनी के बारे में मीडिया में कहा जा रहा है कि भैया भविष अग्रवाल जी एलन मस्क है इंडिया के, एलन मस्क जैसे इलेक्ट्रिक कार में इन्वेस्ट किया यूएस में, ये इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट कर रहे इंडिया में, और इन्होंने एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री बनाई है, उसको फ्यूचर फैक्ट्री, सुपर फैक्ट्री कहते हैं। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, R&D भी खुद की है, सेल भी खुद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास काफी कर रहे हैं और दिख रहा है कि यार कितना कमिटेड है ईवी को लेके, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अच्छी बात है भारत देश के व्यक्ति अच्छा काम करे तो। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये कमिटमेंट नहीं है, ये बेसिकली ओला कैब जब फेल हो रहा था तो कुछ तो करने के चक्कर में बहुत सारे काम किए, उनमें से एक काम चल गया, ये वो वाला काम है। एक और चीज जो इनके बारे में कई जगह सुनी जाती है कि इनमें फोकस की कमी है, जो चीज चलती है उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओला कैब चला उसमें थे, फिर फूड धंधा चला तो उसमें आ गए, ब्लैंकेट चला तो उसमें आ गए, कार का चला तो उसमें आ गए, और अभी AI चल रहा है तो AI का भी एक स्टार्टअप बना लिया। तो इनसे एक सवाल भी पूछा गया था अभी इस समय CNBC पे कि भाई साहब तुम ओला कैब चलाओगे कि ओला इलेक्ट्रिक चलाओगे कि कृत्रिम वाला AI चलाओगे, या 2-4 धंधे भविष्य में और करोगे। तो फोकस इनका कहाँ पे है वो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। तो इनकी अगर मैं क्वालिटी बोलूँ, फंड उठाना बहुत बढ़िया आता है,
2 बिजनेस में 38,000 करोड़ रुपए उठा चुके हैं, लेकिन एक कैपेबिलिटी की कमी है, प्रॉफिट अभी तक किसी भी बिजनेस में कमाया नहीं है। और जो ओला इलेक्ट्रिक का RHP इसको आप पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि भैया हम प्रॉफिटेबल नहीं है और भविष्य में हो जाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्रॉफिट नहीं कमाया और गारंटी नहीं है फ्यूचर की। ये इनके फाउंडेशन की बात है। अब चलते हैं इसके IPO की डिटेल पे और इनके बिजनेस मॉडल पे, और भी बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बात बताऊंगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताऊंगा। अगर वीडियो अब तक मजा आ गया है तो भाई साहब आगे चलते रहना। अगर आपको लगता है कि यार ये बात तो किसी ने बताई नहीं थी, ये तो पहली बार बता रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये IPO में मांग क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया मेरे को 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे 6,145 करोड़ रुपए चाहिए, 5500 करोड़ रुपए मैं कंपनी में लगाऊंगा और भाई साहब 645 करोड़ रुपए जो पुराने इन्वेस्टर है उनको फ्री करूंगा और थोड़ा बहुत स्टेक ये भी अपना बेच है। 2 तारीख को ये IPO खुलेगा, 6 तारीख को बंद होगा। 72 से 76 रुपए की प्राइस बैंड में आ रहा है। अब इनसे पूछा भाई 5500 करोड़ का करोगे क्या? बोले वो गीगा फैक्ट्री बन रही है, 1200 करोड़ रुपए उसमें चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1600 करोड़ रुपए चाहिए, 800 करोड़ रुपए से लोन लान चुकाऊंगा, 350 करोड़ रुपए चाहिए जनरल ग्रोथ और ऑपरेशन के लिए, बाकी इधर उधर में लग जाएंगे। तो 3,950 करोड़ रुपए का तो ब्रेकअप है, 1,550 करोड़ रुपए अदर्स में नहीं लग जाएंगे शायद। अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल पे। भाई साहब करती क्या है ये? भारत की पहली प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करती है और देश की पहली ही EV प्लेयर है जो IPO लेके आ रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही थी तो जो बड़े बड़े प्लेयर है, हीरो है, बजाज है, TVS है, ये लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये स्केप्टिकल थे, पता नहीं चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। उस समय इन्होंने फर्स्ट मूवर बन के बाजार में एंट्री की और धीरे धीरे करते करते मार्केट की लीड हासिल कर ली। तो अगर मैं पिछले अभी जून 2024 की बात करूं तो बाजार का 47% शेयर इनके पास है और ये इस शेयर के हिसाब से मार्केट लीडर है। ये काम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी इनका मेन प्रोडक्ट स्कूटर है जो S1 या S1 Pro आप देखते हैं। दूसरा ये जो बिजनेस मॉडल में वर्क करते हैं, ये जो सेल की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ये खुद की करना चाहते हैं। ये खुद भी काम में लेंगे और आगे भी बेचेंगे। सेल क्या होता है साहब? जैसे मान लो कि पेट्रोल डीजल की कार में उसका दिल होता है इंजन, वैसे EV जो गाड़ी है उसका दिल होता है सेल। तो ये जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करके खुद ही बेचेंगे। अभी इनके बिजनेस मॉडल में क्या चीज अच्छी है पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर उसमें क्या नेगेटिव है और क्या रिस्क है उसकी बात में चर्चा करेंगे। पहले जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये पूरा काम कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसको नहीं पता समझा देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल समझो, एक हलवाई नमकीन बनाता है। नमकीन बनाने के लिए वो बेसन कहीं से लाता है, मसाले कहीं से लाता है, नमकीन खुद बनाता है। ये है नॉर्मल बिजनेस। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि बेसन का प्लांट भी खुद डाल ले और मसाले भी खुद बनाने लग जाए, वो हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में? तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो सबसे मेन चीज EV में काम आएगी वो आएगी सेल, बैटरी। ये उसकी रिसर्च एंड R&D पे पिछले 4 साल से लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं हमारी खुद की सेल्स की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, खुद के सेल खुद बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आउटसोर्स करवा लेंगे, नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। इन्होंने खुद की एक गीगा फैक्ट्री बनाई है जिसको फ्यूचर फैक्ट्री भी कहते हैं। उसकी अभी कैपेसिटी 1 मिलियन व्हीकल बनाने की है, यानी 10 लाख बना सकती है। 1-2 साल में इसको 20 लाख पे लेके जाएंगे। उनका फ्यूचर प्लान है कि इसको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ की एनुअल कैपेसिटी तक लेके जाए। तो जितने ज्यादा स्केल पे लेके जाएंगे इनका प्रोडक्ट उतना ज्यादा सस्ता होता जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी खुद ने ही डेवलप की है। इसके अलावा बैटरी के अलावा जो बैटरी पैक लगता है खुद बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर लगता है खुद बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो लगते हैं खुद बनाते हैं, R&D खुद करते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खुद के सेंटर डाल रखे हैं, सर्विस सेंटर खुद के डाल रखे हैं, यानी ऑलमोस्ट एंड टू एंड सब खुद करते हैं। किसी को मार्जिन इधर उधर देना ही नहीं, सब काम हम करेंगे, प्रॉफिट घर में बचाएंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा क्या होता है? कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। दूसरी चीज, क्वालिटी हमेशा इंश्योर रहती है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। ये तो हुई अच्छी बात है। अब इसमें रिस्क क्या है उस पर चलते हैं। पहला रिस्क, इन्होंने सब चीज इंटीग्रेट कर ली पर रॉ मटेरियल का भाई साहब इनका खुद का कोई जुगाड़ नहीं। रॉ मटेरियल तो लगेगा लिथियम और कोबाल्ट, वो आएगा चाइना से। तो जब तक वो आ रहा है तब तक तो सारा काम मक्खन चल रहा है। लेकिन भाई साहब जैसे हमारे इंडिया और चाइना के बीच पंगे होते रहते हैं, कल को सीमा पे कोई घटना हो जाए और चाइना पे कोई, इंडिया चाइना पे प्रतिबंध और चाइना इंडिया पे लगा दे, तो ये चीज खतरे में पड़ सकती है। दूसरा है कि इनकी गीगा फैक्ट्री है, 10 लाख की कैपेसिटी, आगे 20 लाख होगी, आगे जाके 1 करोड़ होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बेची? 3,60,000, यानी अभी तो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ही 36% हुआ है।
तो कैपेसिटी बनाई आपने इतनी बड़ी, जब तक वो पूरी यूटिलाइज नहीं होगी आपको एक्चुअल में बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि आप तो इतना बड़ा खर्चा करके इतना सा माल बनाओगे तो आपके तो महंगा और पड़ेगा। तो अभी इंडिया में ईवी का स्कोप है, स्कोप बढ़ेगा, लेकिन कब तक ये 10 लाख का यूटिलाइजेशन करोगे और उसके बाद क्या 20 लाख की डिमांड आएगी इंडिया में ईवी की, और उसमें ओला के पास इतने लोग आएंगे, ये एक सवाल है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, ये खुद भी आरएचपी में मेंशन कर रहे हैं कि भैया देखो हमारी गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अभी गवर्नमेंट ईवी पे सब्सिडी कुछ समय पहले दे रही थी 40,000 की, गाड़ियाँ मस्त बिक रही थी। गवर्नमेंट ने कह दिया भाई 40 नहीं, हम तो अब 20-25 हज़ार ही देंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने 25,000 की सब्सिडी हटाई, एक ही महीने में ओला इलेक्ट्रिक की सेल 58% गिर गई थी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने और आगे कह दिया नहीं 25,000 भी नहीं, अब तो 10,000 ही देंगे। तो गवर्नमेंट जब 40,000 की सब्सिडी दे रही थी, 25,000 की दे रही थी, तब भी ये प्रॉफिट में नहीं आए हैं, और गवर्नमेंट तो आगे जाके सब्सिडी कम करती जा रही है। तो जब ये कम कर देगी या बंदी कर देगी, तब प्रॉफिट में कैसे आओगे? एक इन्होंने जवाब दिया कि भैया जब हमारी स्केल बढ़ेगा तो हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, लेकिन स्केल बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? क्योंकि मेन चीज़ है वो फैक्ट्री बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? या तो आएगा भाई साहब प्रॉफिट से, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, आगे भी होता नहीं दिख रहा, फिर कहाँ से लाओगे? आपसे। अभी ला रहे ना आईपीओ में वो जो 1200 करोड़ रुपए ले रहे हैं, इस फैक्ट्री बढ़ाने को ले रहे हैं। चलो 1200 करोड़ में फैक्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो उतनी कैसे जाएगी, तब क्या लाओगे? एक और रिस्क फैक्टर है, ये कह रहे हैं हम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जो हमारी उसकी कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी भाई साहब हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, इसको 20 गीगावाट पर आवर तक लेके जाएंगे और लॉन्ग टर्म में इसको 100 गीगावाट तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छे प्लान है, सुनने में अच्छा लग रहा है, हो गया तो मजा भी आएगा, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। 2018 में जो चाइनीज ईवी मेकर है BYD, उसने प्लांट लगाया था 24 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी से, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट था। उसको 100 ले जाने में BYD को दिक्कत आ रही है, जो कि भाई साहब कोबाल्ट और लिथियम की खान के बगल में बैठा है। तो भाई साहब हम जो इतनी दूर बैठे हैं, जहाँ रॉ मेटेरियल की टेंशन है, हम इतनी बड़ी कैपेसिटी पे कैसे लेके जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये क्लेम तो है, होगा क्या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। आरएचपी में लिखा है, बकायदा मेंशन किया है कि भैया अभी हम 1 गीगावाट पे, अगले साल जाएंगे 5 पे, फिर जाएंगे 10 पे, फिर जाएंगे 20 पे, और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे रही है। अगर इनका टारगेट मिस हो गया ये वाला, गवर्नमेंट सब्सिडी फिर काट लेगी, लो लॉस में डबल लॉस। अच्छा, डीआरएचपी में मेंशन किया है कि जी हम तो ईवी सेक्टर में नए हैं, अभी हमको कौन सी एक्सपर्टाइज है, हो सकता है भविष्य में जाके कुछ क्वालिटी इशू आ जाए, हमसे बैठे ना बैठे। आप सोचो ना, दिसंबर 21 में तो पहली गाड़ी बाजार में उतरी है और अगस्त 24 में 2.5 साल में आईपीओ लेने आ गए। तो अभी तक तो भाई साहब स्टैब्लिश कहाँ किया? जब बड़ी बड़ी कंपनी को 20 साल 25 साल, Hyundai कितने सालों बाद आज आईपीओ की बात कर रही है, यहाँ तो पैदा होते ही आ गए यार। ये कह रहे हम ये खुद बनाते हैं इसमें रिस्क, ये बनाते रिस्क। एक सबसे बड़ा रिस्क इन्होंने कहा हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम अच्छी चीज बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, अभी तक करोड़ों रुपए वहां पे लग चुके हैं और इस आईपीओ में से 1600 करोड़ रुपए R&D में लगाने की बात हो रही है। 900 से 1000 आदमियों की टीम लगी हुई है। बट सवाल ये है साहब, फार्मा कंपनियों से आप देखो या ऑटो कंपनियों से देखो, R&D में बहुत पैसा जाता है, पर रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं है। कभी आता है तो बहुत मजा आता है और नहीं आता तो नहीं भी आता। तो ये जा तो रहा है, आएगा क्या इसकी गारंटी थोड़ी है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आरएचपी में खुद ने मेंशन किया है। अब आगे बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, इसके प्रॉफिट की, इसके रेवेन्यू की, इसके लोन की, और इसमें क्या क्या नेगेटिव बातें हैं। अब आप बोलोगे राहुल जी नेगेटिव थी, अभी क्या थी? अभी तो बिजनेस मॉडल में छोटी मोटी कमियां बताई थी, नेगेटिव में अब बताऊंगा। पर उससे पहले एक ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो भाई, भावेश भाई को तो पैसा उठाना आता था, इन्होंने तो 40,000 करोड़ इन्वेस्टर से उठा लिया, इनका काम तो चल गया। पर आपको और मेरे को तो नहीं आता ना, हमको तो पैसा कमाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा और सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर ये चीज़ हमें आती ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई सिखाता नहीं है, ना स्कूल में ना कॉलेज में। हमको ये नहीं पता क्रेडिट कार्ड लें कि ना लें, कार लोन क्या करें, कार कब लें कब ना लें, घर लोन ले ना लें, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट ना करें, कहाँ पैसे बचते हैं, कैसे पैसे बचते हैं। इन सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के आंसर के लिए आपके भाई ने कोर्स लॉन्च किया है, सीक्रेट्स ऑफ मनी। ये बड़े बड़े लोगों को तो सीक्रेट पता है पैसा कैसे आए, आम आदमी को नहीं पता है। तो वो सीक्रेट आपके लिए मैं खुल के बता रहा हूँ, जिसमें पैसा कैसे कमाते हैं, कैसा बचाते हैं, कैसा लगाते हैं और ये पैसे का सर्किल कैसे काम में करता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस, सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल कोर्स है। तो भैया इसमें करना है रजिस्टर्ड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके अभी के भी रजिस्टर्ड करो। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी इस कोर्स को करो अपने पति, बच्चे, मम्मी पापा सबके साथ बैठ के देखना, ताकि सबकी अलग अलग मेंटेलिटी एक साथ जुड़ जाएगी और पूरा परिवार लगेगा, तभी सुखी परिवार और संपन्न परिवार बनेगा। अब चलते हैं मेन वीडियो पे। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। पहले साल का रेवेन्यू 456 करोड़, दूसरे साल का रेवेन्यू 2783 करोड़, यानी 6 गुना की जंप। फिर लास्ट ईयर सेल
5,243 करोड़, यानी 90% की जंप। तो भाई साहब सेल तो बढ़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं। लॉस का क्या हुआ? तो पहले साल जब सेल थी 456 करोड़, उस समय लॉस था 784 करोड़, सेल से भी ज्यादा। 100 रुपए का माल बेचा, 150 रुपए का घाटा। क्या बात है। सेकेंड ईयर सेल करी 6 गुना, प्रॉफिट किया मात्र 2 गुना, 1472 करोड़। तीसरे साल सेल बढ़ाई 90%, लॉस रह गया मात्र 1584 करोड़। जैसे रेवेन्यू बढ़ा वैसे ही लॉस बढ़ा, वैसे ही कर्जा भी बढ़ा। अब बात करते हैं बोरोइंग की। पहले साल जहां बोरोइंग थी 750 करोड़, अगले साल वो हो गई 1645 करोड़, अभी लास्ट ईयर हो गई 2390 करोड़। तो लॉस बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, बाकी सब ठीक है। तो बात करते हैं भाई साहब कंपनी में ओवरऑल क्या क्या पॉजिटिव लगता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें पॉजिटिव है वो है ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आपको पता है कि भाई आज की डेट में हर व्यक्ति जो पहले ईवी से दूर भाग रहा था, अब एक ना एक ईवी तो चाहता है। तो ये जो मार्केट पेनिट्रेशन है कई गुना बढ़ने वाला है। तो इंडस्ट्री तो वो है जो अगले 5-10 साल तक मल्टीपल ग्रोथ में जाएगी, ये एक पॉजिटिव है। सेकंड चीज है कि इनके पास ऑलरेडी ओला कैब है। लॉस में है तो क्या हुआ, वहां पे 125 मिलियन यूजर यानी 12.5 करोड़ लोगों का डेटा इनके पास है। तो वहां पे ये प्रैक्टिकली फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तीसरी चीज फाउंडर की बात करते हैं, ही इज वेरी वेरी पैशनेट। इन्होंने अपने पिछले 14 साल के करियर में 3 यूनिकॉर्न यानी जिनकी वैल्यूएशन 8000 करोड़ से ज्यादा है बना दिया। पहला बनाया ओला कैब, फिर बनाया ओला इलेक्ट्रिक, एक एआई स्टार्टअप लेके आया कृत्रिम, उसको 9 महीने में यूनिकॉर्न बना दिया। तो भाई साहब पहले इंडिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 यूनिकॉर्न बना के बैठे। ऐसे रेयर ही व्यक्ति हैं इंडिया में जो 3-3 यूनिकॉर्न बना के बैठे हैं। चौथी जो इनकी एबिलिटी कहूंगा, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। इनको जो काम करना है फास्ट करना है, फास्ट करना है। सोचो अपन ने दिसंबर 21 में तो इन्होंने कहा कि हम पहली गाड़ी बना रहे हैं, 2.5 साल में आईपीओ, 4 साल में 1.5-2 साल में इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। तो जो भी काम करते हैं स्पीड बहुत जोरदार है, मानना पड़ेगा। एक और मैं बात कहूंगा इनकी पॉजिटिव, फंड रेजिंग एबिलिटी। सोचो ना, हर स्टार्टअप में करोड़ों रुपए उठा चुके हैं। 40 करोड़ उठाना छोटी बात नहीं है, मात्र 14 साल में। ये एबिलिटी आगे भी काम आएगी। अगर R&D पे जो पैसा लगा रहा है उससे कुछ बढ़िया डेवलप हो गया, अगर जो फैक्ट्री इतनी बड़ी लगाई है बढ़िया डिमांड आ गई और वो पूरी कैपेसिटी में आ गई, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना जारी रखा और अगर बाजार में इनकी लीड बनी रही, तो हो सकता है ये एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बन के उभरे। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर मगर का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़े से नेगेटिव। पहला नेगेटिव जो इनको देखने को मिलेगा वो है कंपटीशन। ये बाजार के लीडर इसलिए नहीं बने कि इन्होंने लड़ाई करी और जीत गए। ये रेस में सबसे पहले दौड़े थे तो मार्केट लीडर बनना ही था। उस समय कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन भाई अब हीरो ने ध्यान आ गया। हीरो ने अथर एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, भाई सब आगे दौड़ो। इधर बजाज सीएनजी की बाइक लेके आ गया है, टीवीएस का इंटरेस्ट जग गया है और हर बड़ी कंपनी अब इस सेक्टर में आ रही है। तो अभी तक तो कंपटीशन इन्होंने देखा ही नहीं, असली कंपटीशन तो अब देखेंगे। वो भी ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप से, जैसे राजीव बजाज का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि अगले 3-4-5 साल तक ईवी में प्रॉफिटेबिलिटी आए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 20% EBITDA का मार्जिन है, 20,000 करोड़ का रिजर्व है। जितनी जल्दी है कंपनियां लॉस करे, बर्बाद हो, भागे, बढ़िया है, लास्ट में तो हम ही राज करेंगे। ये मेंटेलिटी है पुरानी कंपनियों की। पैसा भी है, मार्जिन भी है, एक्सपर्टीज ही है, आज तक ध्यान नहीं दिया, अब दे लेंगे। तो कंपटीशन तो अब है। सेकंड सबसे बड़ी बात है हायर वैल्यूएशन। पहला भाई साहब तुमको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, आज तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, आगे के पता नहीं है, और उसके बाद जिस तरह की वैल्यूएशन मांगी जा रही है अपने सेल का 6 गुना 7 गुना, वो वाकई में ज्यादा है। तो अगर मुझे किसी ईवी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है तो मैं किसी पुराने और प्रॉफिटेबल प्लेयर में इन्वेस्ट करूं, आप में क्यों करूं। तीसरा जो नेगेटिव ये है, इनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट सब्सिडी पे बहुत ज्यादा है। अभी गवर्नमेंट ईवी की सेल पे भी दे रही है, जो बैटरी बन रही है उस पे भी दे रही है, 2-2 PLI स्कीम इनको मिल रही है। गवर्नमेंट ने आगे जाके एक भी कम कर दिया, बंद कर दी, तो उसका सीधा इंपैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पड़ेगा, जो कि वैसे भी नहीं है। अगला नेगेटिव यह है साहब, फोकस की कमी दिखती है। जैसा हमने बताया कि पिछले 14 साल में कितने स्टार्टअप में पैसा डाला, खरीदा, बेचा, हर नए बहाव के साथ बह गए। अभी AI आया तो कृत्रिम में घुस गए। इनको 2.5 साल हुआ है अभी स्कूटर में आए हुए, स्कूटर में पैर ढंग से जमे नहीं है। इस 15 अगस्त को कह रहे हैं हम बाइक लॉन्च करेंगे, आगे जाके प्लान है कि अगले साल हम कार लॉन्च करेंगे। तो भाई साहब अभी स्कूटर में पैर बनानी है, तुम बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, तो वो जो एक ट्रेंड दिखता है कि फोकस की कमी है, हर नई जगह भागते हैं, वो भाई साहब कंपनी को थोड़ा डीरेल कर सकता है। अगला नेगेटिव ये है कि इसमें एम्प्लॉय टिकते नहीं है। एम्प्लॉय का एट्रिशन आप गेस करो कितना होना चाहिए। इनकी DRHP में मेंशन है, भाई आपके साल भर में कितने एम्प्लॉय बदल जाएंगे, 5%, 10%, 15, 20, इनके 47% चले जाते हैं। एम्प्लॉय के छोड़ने का रीजन बताया जाता है कि यहाँ पे अनरियलिस्टिक डेडलाइन दी जाती है। यहाँ पे
एम्प्लॉय तो छोड़ो, बड़ी बड़ी इनके जो बड़े बड़े जो टॉप लीडरशिप है वो छोड़ के जाती है। इनफैक्ट इनका को फाउंडर अंकित भाटी भी छोड़ के जा चुका है। बहुत सारे एम्प्लॉय ने ये रीजन दिया है कि जब फाउंडर चला गया, बड़े बड़े पोस्ट के चले गए, छोटे आदमी कैसे रुकेंगे। और उसमें मेन कारण है कि भविष जी का बिहेवियर भी बताया जाता है। कुछ एम्प्लॉय इनके बारे में कहते हैं कि सर एक बार एक कोई फैक्ट्री है जिसका गेट खुला रहना चाहिए था, गलती से किसी ने बंद कर दिया, तो इन्होंने कहा फैक्ट्री के 3 चक्कर लगा गया हो। ये मीटिंग्स में अगर रात को वीकेंड पे रात को 1-1 बजे मीटिंग के लिए टीम को बुला लेते हैं। कोई अगर रिपोर्ट में ग्रामर मिस्टेक है तो फाड़ के कागज फेंक देते हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। तीसरा, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। कस्टमर इनसे चीज ले रहे हैं क्योंकि अभी जिनको लेनी है उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। अदरवाइज कस्टमर का अगर आप बात की जाए तो शुरुआत से इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इन्होंने पहली बार गजब मार्केटिंग की थी और जुलाई में बुकिंग खोली थी कि भाई साहब जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है बुकिंग करो। पहली कंपनी थी, ईवी का क्रेज था। मात्र 24 से 48 घंटों में 1 लाख बुकिंग आ गई और मात्र 48 घंटे में 1100 करोड़ रुपए की सेल हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन कंपनी ने कहा तुम्हें अक्टूबर में डिलीवरी मिलेगी, अक्टूबर में मिली नहीं। फिर बोले नवंबर में मिलेगी, नवंबर में मिली नहीं। इनके कई वीडियोस आपको दिख जाएंगे कि जहाँ पे जिन्होंने बुकिंग करा रखी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके स्टोर के बाहर। फिर इन्होंने कहा दिसंबर फर्स्ट हाफ में मिलेगी, मिली नहीं। फिर दिसंबर सेकंड हाफ में जाके फाइनली गाड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद भी गाड़ी में कई बार इशू देखे गए। कुछ गाड़ियां बड़े बड़े आग पकड़ ली, तो उस पर ओनर का ये जवाब था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ईवी में तो आग लगी जाती है, बल्कि पेट्रोल में ज्यादा लगती है, ईवी में तो फिर भी कम लगती है। ये इनका जवाब था। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच देखे गए, उस पर इनका जवाब था कि नहीं ऑटो कंपनियां फेक नैरेटिव चला रही है हमारे अगेंस्ट, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट में गलती हो सकती है क्योंकि जल्दीबाजी में बनाए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है हमारी गलती, हम आते हैं देखते हैं। ये प्रोडक्ट रिकॉल नहीं करते। प्रोडक्ट में गलती है कहते हैं अच्छा दिक्कत है तुम आके अपग्रेड करा लो। प्रोडक्ट रिकॉल नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर कोई कमी लगती है ना तो पूरा प्रोडक्ट को मंगाती है, ठीक करके फिर देती है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये तो मीडिया की खबरें हैं भाई साहब, लेकिन अगर आपने खुद ने ओला काम में लिया, आप किसी भाई ने पड़ोसी ने लिया और आपका ऐसा कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, बताओ तो सही। एक नेगेटिव ये है कि आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, कितनी कंपनियां चला ली, अलग अलग सेक्टर में चला ली, प्रॉफिट आता ही नहीं है। तो शायद ओनर की फिलोसॉफी में ही नहीं है कि प्रॉफिटेबल कंपनी चलाना। कुड बी अ प्रॉब्लम, जब कंपनी लिस्टेड होगी तो ये दिक्कत हो सकती है। और सोचिए एक बात, पिछले 14 साल में इन्वेस्टर का 40,000 करोड़ लग गया और एम्प्लॉय कई निकल गए, को फाउंडर निकल गए, तो कंपनियों में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो भाई साहब भविष्य अग्रवाल भी क्या ही कमा रहे होंगे। इनकी सैलरी पक्की है, 6 करोड़ सालाना सैलरी है प्लस 3 करोड़ का वेरिएबल है। तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, अपनी सैलरी तो आ रही है और थोड़ा बहुत एग्जिट सेकेंडरी में जाता ही है और यहाँ भी थोड़ा बहुत स्टेक तो अपना बेच ही रहे। अब आते हैं वीडियो की समरी पे। तो समरी का पहला स्टेटमेंट सुन लो साहब, मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी द्वारा नहीं हूँ। तो मेरी एडवाइस को आप ऐसे मत लेना कि राहुल जी ने कह दिया वही फाइनल। आप मेरी एडवाइस से शुरुआत करें, आपकी खुद की रिसर्च करें, रजिस्टर्ड एडवाइजर से एक्सपर्ट लें। आपका पैसा है, आपकी मर्जी होनी चाहिए। मैंने मेरी ओपिनियन दी है, आप अपना दिमाग जरूर लगाएं। हो सकता है सर ओला के जितने भी इफ हैं वो सब सही हो जाएं। हो सकता है इनकी R&D अच्छा वर्क करे, फैक्ट्री चल जाए, ये मार्केट लीडर बने रहें, गवर्नमेंट सब्सिडी आती रहे और ये बहुत बड़ी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी भविष्य में जाके हो जाए। बट अभी इसमें बहुत सारे अनिश्चितता है। तो इतना बड़ा रिस्क लेने की अगर आपकी क्षमता है तो आपकी पैसा, आपकी इच्छा, कुछ भी कीजिए। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब इतना रिस्क तो नहीं लेना, 2 पैसे कम कमा लेंगे पर रिस्क नहीं लेंगे, तो किसी सेटल्ड कंपनी, एक्सपीरियंस कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी में आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। ये भी मैं राय नहीं दे रहा, आपकी स्वयं की इच्छा है। आपको रिस्क लेने से मैं नहीं रोक सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि भविष्य किसने नहीं देखा। हम पास्ट के बेसिस पे, कुछ फैक्ट के डेटा के बेसिस पे अपनी राय रख रहे हैं। हो सकता है राय सही हो, गलत हो, हमें पता नहीं, हमें भविष्य नहीं दिखता। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले, क्योंकि पैसा आपका, मर्जी आपकी। अब जो भी IPO, मेजर IPO आएगा उस पर आपका भाई वीडियो करेगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते उस सीक्रेट्स ऑफ मनी का जो कोर्स है वो जरूर ले लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे दुआएं दोगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।